ओके, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज फिर भी जूम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मैं अभी ये जो भी लेक्चर्स हैं, बस एक है हमारा वो बजट, और उसमें हम करेंगे डिस्कस बजट, कुछ करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे। तो वो लेक्चर छोड़ के फिर अगर हमने कोई नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट शुरू किया, तब तक मैं पूरा टेक्नोलॉजी लैपटॉप वैपटॉप सारा सामान रेडी रख के लेक्चर्स दूंगा। बट अभी के लिए जो एक दो लेक्चर है, तो इनको इकोनॉमी को हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है जी। आई होप आपको लास्ट वाला लेक्चर जो था उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं रही थी, और आई होप आपको उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहे थे। जिन लोगों को कन्फ्यूजन्स थे उन्होंने कुछ लोगों ने कॉल किया था, एंड होपफुली उनके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए। अभी हम करते हैं मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस पे बात। देखिए, क्वेश्चंस इन पे आते हैं। प्री में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कोई टर्म आएगी या कोई डेट आपसे पूछा जाएगा, बट एज फार मीन्स इज कंसर्न तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल या एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कुछ और होते हैं इश्यूज जो भी करंट अफेयर में इशू हो जाएंगे। तब तक इंशाल्लाह, तब तक मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चंस 20-30 बना के, इंशाल्लाह होपफुली बस जिंदगी रहनी चाहिए। सो हम अभी करते हैं बात, पहले लेट्स स्टार्ट विद द आईएमएफ। सो आईएमएफ की बात करते हैं। तो आईएमएफ क्या होता है? आईएमएफ का एब्रिवेशन क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका एब्रिवेशन यही होता है या कुछ और होता है? तो आप देखिए और मुझे बताइए। सो हम स्टार्ट करते हैं बात। देखिए, वर्ल्ड वॉर जब हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद तबाही पूरी दुनिया में मच गई थी, तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसे हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है, इसी का दूसरा नाम था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। मैं कह रहा हूं कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सो ये कहाँ पे हुई थी? इट वाज हेल्ड इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में 1944 में। सो मकसद क्या था? टू स्ट्रक्चर मॉनेटरी एस्टेब्लिशमेंट्स, क्योंकि जो जंग थी, जंग ने तबाह किया था पूरी दुनिया में, जो जंग है उसने तबाह किया था इकोनॉमीज को। सो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका मकसद, मुद्दा क्या था? मकसद इतना था इसका, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका, कि जो हम एक पूरा सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम दुनिया में एस्टैब्लिश करें, हम करेंसीज का सिस्टम एस्टैब्लिश करें, हम जो इकोनॉमी है उसको फिर से, क्योंकि दुनिया तबाह हुई है, उसको फिर से रीबिल्ड करना है। सो यहीं पे बर्थ हुआ, बर्थ ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। और यहीं पे जो बर्थ हुआ, आईएमएफ का बर्थ हुआ। सो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत, वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है। सो ये आप मान लीजिए, जो वर्ल्ड बैंक बना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट, प्लस जो आईएमएफ बना, आईएमएफ का मकसद था टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी एट ग्लोबल लेवल। मॉनेटरी स्टेबिलिटी, वही की करेंसीज डिग्रेड ना हो जाए, वही की बीओपी क्राइसिस किसी की कंट्री में ना हो जाए। सो ये जो पहला वाला जो था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये किस लिए बना? ये बना टू रिकंस्ट्रक्ट जो वॉर रेवेज्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि दुनिया में तबाही मच गई थी, पूरा उफान मच गया था, तूफान आ गया था जंग से। तो जो दुनिया था वो सारा खराब हो चुका था, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन। आप इमेजिन करिए इकोनॉमीज का क्या हाल होता होगा। जैसे वॉर मूवीज देखते हैं तो हमें जो कोलोसल डैमेज हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, उसका हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो आप उसी को रिकंस्ट्रक्ट करना था, दुनिया को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करना था। तो इसलिए हमारे सामने आया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, प्लस हमारे पास आया आईएमएफ। ये कहाँ से आए? ये दो इंस्टीट्यूशंस हमें दिए, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। और इन दो इंस्टीट्यूशंस को हम यहाँ पे आईएमएफ प्लस आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन दो इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विन्स भी इनको कहते हैं। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आईबीआरडी जो था, जो वर्ल्ड बैंक भी कहलाता है इसका, और आईएमएफ जो है, इसका जो इकट्ठे का नाम है वो ब्रेटन वुड्स ट्विन्स है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेटन वुड्स ट्विन्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं। देखिए, आईएमएफ की बात करते हैं, 189 मेंबर्स होते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है। अभी जो इसके एमडी हैं, क्रिस्टलिन जॉर्जिविया, इनका नाम है क्रिस्टलिन जॉर्जिविया। सो हम बात करते हैं पहले, ये जो आईएमएफ है 189 मेंबर्स हैं, और इसका हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट मॉनेटरी कोऑपरेशन, पूरी दुनिया में मॉनेटरी कोऑपरेशन को मेंटेन करना।
उसके बाद टू फैसिलिटेट बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले तो जब मॉनेटरी कोऑपरेशन होगा, इकट्ठे चल के रहेंगे लोग व्हेन इट कम्स टू मनी, कि अच्छा ये वाला रेट, एक्सचेंज रेट्स का क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा वहां पे कोऑपरेशन प्लस फैसिलिटेट करना, बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को बैलेंस करना, टू हेल्प मेंबर ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अगर किसी मेंबर का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया तो उसको उस टाइम पे हेल्प कौन करेगा? उसे उस टाइम पे आईएमएफ हेल्प करता है। अगर आपको याद हो या आपने पढ़ा हो, कहीं पे आपने पढ़ा होगा कि ये जो स्टार्टिंग में जो इंडिया में 1991 में जैसे हमने एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़े थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे हमें आईएमएफ ने काफी हेल्प की थी, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं आईएमएफ की। ठीक है, जो हमने अभी तक ये पढ़ा, हमने सिंपल में ये जाना कि आईएमएफ क्या है और कहाँ से आया। मैंने बोला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन ये कहाँ से आया? ये बना यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 में, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, और ये हेल्ड हुआ, इट वॉज हेल्ड इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हेमिस्फीयर। ओके, इसका पहला मकसद था टू स्ट्रक्चर मॉनेटरी एस्टैब्लिशमेंट्स और वॉर रेवेज्ड वर्ल्ड जो था उसको रिस्ट्रक्चर करना। उसके बाद यहाँ पे मकसद था, यहाँ से बर्थ हुआ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, और आईएमएफ का यहाँ से जन्म हुआ। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस आईएमएफ, इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विन्स भी कहा जाता है। सो आईबीआरडी, दैट इज वर्ल्ड बैंक का मकसद उस टाइम पे पैसा देना नहीं था। वर्ल्ड बैंक का मकसद था टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, जो पोस्ट वॉर जो रेवेज तबाह हो गई थी दुनिया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। उसमें डेफिनेटली मकसद ये भी था पैसे वैसे जोड़ने, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में पूछे कोई क्या मकसद था, तो आप बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जो इकोनॉमी थी दुनिया जो था उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। उसके बाद हम आईएमएफ की बात करते हैं तो 189 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। एमडी जो अभी हैं क्रिस्टलिन जॉर्जिविया। सो ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रमोट मॉनेटरी कोऑपरेशन पूरे दुनिया में, टू फैसिलिटेट बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टू हेल्प मेंबर्स ड्यूरिंग बीओपी क्राइसिस, और टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, प्लस एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है उसको भी प्रमोट करना। उसके बाद अगर हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखेंगे कि यहाँ पे काम कैसे चलता है, देखिए एक तो होता है यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। यहाँ पे क्या होता है? वन गवर्नर एंड वन अल्टरनेट गवर्नर, एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर, ये हर एक मेंबर कंट्री से आता है। अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है, कहते हैं इसने सारे अपने जो पावर्स है वो डेलीगेट किया एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है वो जहाँ पे असल में जो काम चलाते हैं। अब गवर्नर तो रोज वहां पे रहेगा नहीं, क्योंकि अगर हमने यहाँ से, अगर आप मान लीजिए हमने सेंट्रल बैंक का जो भी यहाँ पे बॉस होगा उसको हमने भेज दिया कि सर आप चले जाइए, आपको आईएमएफ में एज ए मेंबर गवर्नर जाना है, तो वो तो कभी कभी जाएंगे, रेगुलरली तो नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उनको मोस्ट ऑफ द जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो दी हुई होती हैं। अभी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इसने सारा डेलीगेट किया एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, एक्सेप्ट कुछ चीजें। पहले इट हैज रिटेन्ड कोटा हम अभी देखेंगे। एक तो कोटा अपने आप में, जो कोटा के रिगार्डिंग डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स खुद देखता है। एडमिटेंस ऑफ न्यू मेंबर्स की, कोई न्यू मेंबर है उसको एडमिट करना है, उसको ले लेना है अपने आईएमएफ में, तो वो डिसाइड करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। या कोई अमेंडमेंट है, क्योंकि इसके भी लॉ होते हैं, उन लॉज में कोई अमेंडमेंट करना है तो ये भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देखता है। ओके, आईएमएफ में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज एडवाइज्ड बाय टू मिनिस्ट्रियल कमिटीज। दो मिनिस्ट्रियल कमिटीज हैं जो एडवाइस करते हैं। किसको एडवाइस करते हैं? ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एडवाइस करते हैं। पहला होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी, दूसरा होता है डेवलपमेंट कमेटी। सो क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जो आईएमएफ होता है वहां पे दो कमेटीज होती हैं जो इनको गाइड करती हैं, एडवाइस करती हैं। पहला होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी, दूसरा होता है डेवलपमेंट कमेटी। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी होती है ये मिलते हैं ट्वाइस इन ए ईयर और एडवाइस करते हैं आईएमएफ को, एडवाइस करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कि आप ऐसे काम करिए, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टाइज होता है। दूसरा जो है डेवलपमेंट कमेटी जो है इसे हम जॉइंट फोरम ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड आईएमएफ भी कहते हैं। सो ये एडवाइस करता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ऑन डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, कि आप जी डेवलपमेंट कैसे करोगे डेवलपिंग कंट्रीज में, छोटी छोटी जो गरीब मुल्क हैं जो तरक्की अभी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं उन कंट्रीज में आप डेवलपमेंट कैसे करोगे। सो ये एडवाइस करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ऑन डेवलपिंग
दिस थिंग। सो फिर से एक छोटा सा रिपीटेशन करेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास जो पावर्स हैं उन्होंने वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को दिए हैं एक्सेप्ट फ्यू। उसके बाद आईएमएफ में होता है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है उनको एडवाइस करते हैं दो कमिटीज, पहली कमेटी इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी, दूसरा डेवलपमेंट कमेटी। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी इट मीट्स ट्वाइस इन अ ईयर और एडवाइस करते हैं आईएमएफ को ऑन हाउ इट शुड वर्क। और जो दूसरी डेवलपमेंट कमेटी होती है ये क्या करती है, ये एडवाइस करती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कि आप डेवलपमेंट कैसे कराएंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। उसके बाद हम आते हैं आईएमएफ कोटास पे। देखिए क्या होता है कि अपॉन ज्वाइनिंग ईच मेंबर ऑफ आईएमएफ इज असाइंड ए कोटा विच डिपेंड्स ऑन, कि जो भी कंट्री अगर कोई एक्स कंट्री है वो ज्वाइन करना चाहे आईएमएफ को तो उसको एक कोटा दिया जाता है। कोटा भी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन वो कोटा किस पे डिपेंड करता है, कोटा कुछ चीजों पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल कंट्री एक्स है वो आना चाहती है तो एक्स कंट्री का पहले देखेंगे जीडीपी कितना है, जितना बड़ा जीडीपी उतना उसका ज्यादा कोटा मिलेगा। इसकी ओपननेस की ये कितनी अपनी इकोनॉमी को इन्होंने ओपन करके रखा है, इट्स इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी और इनके इंटरनेशनल रिजर्व्स। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी भी नीचे है, आपको समझ आ जाएगा। सो आपको यह समझना है कि जब भी किसी भी कंट्री को ज्वाइन करना होता है आईएमएफ को तो उसको एक कोटा दिया जाता है। कोटा आप समझ लीजिए उसका हक, वो डिपेंड किस पे करता है, कंट्री का कितना जीडीपी है। दूसरा कि इसकी ओपननेस कितनी है। ओपननेस मीन्स कि क्या ये इंटरनेशनली ट्रेड करती है, क्या ये दुनिया भर के प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री में आने देती है, उसका मतलब होता है कि ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी। सो ओपननेस के बाद उसका एक इट्स इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इंटरनेशनल रिजर्व्स की कितने इसके रिजर्व्स हैं दुनिया भर में। देखिए कोटा क्या है, कोटा सेट स्टैंडर्ड्स फॉर, कोटा क्या है, जैसे मैंने बोला था हिस्सा, हक। ये कोटा से क्या होता है, कोटा से ये पता चलता है कि सब्सक्रिप्शन ए मेंबर इज ओब्लाइज्ड टू प्रोवाइड टू आईएमएफ। एक तो कोटा जितना जैसा होगा, जितना बड़ा होगा, उससे ये पता चलेगा कि जब आपने ज्वाइन किया तो आपको कितना आईएमएफ को दे देना है। उसके बाद आपका वोटिंग पावर वो भी आपके कोटा पे डिपेंड करेगा। तीसरा द अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग ए मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम आईएमएफ व्हेन इट नीड्स। सो कोटा से तीन चीजों, अगर किसी मेंबर का कोटा एक्स है या वाई है या 10% है, उसका मतलब कि इस 10% पे ही डिपेंड करेगा कि जब उस कंट्री ने आईएमएफ को ज्वाइन किया था उसको कितने सब्सक्रिप्शंस, उसको कितना देना पड़ा था टुवर्ड्स आईएमएफ। वही सेट करेगा कि इस कंट्री का वोटिंग पावर क्या है आईएमएफ में। वही सेट करेगा अमाउंट कितना इसको मिलेगा, इस कंट्री को मिलेगा जब ये कंट्री कल को किसी इकोनॉमिक मुसीबत में होगी, तो वो चीज इस पे डिपेंड करेगी कि इसका कोटा कितना है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, तो इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी जो है ये होता है वेरिएबिलिटी, यू नो, समथिंग दैट वेरियस। सो ये एक्चुअल में एक फैक्टर होता है जो डिपेंड करता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन करंट रिसेप्ट्स कितने और कैपिटल आउटफ्लो कितना हो रहा है कंट्री से। आप ऐसा ही समझ लीजिए, ये भी डिपेंड करता है कि एक कंट्री इंटरनेशनली कितना ज्यादा बड़ा ट्रेड करता है। देखिए आगे चलते हैं तो कहते हैं कि ऑन ज्वाइनिंग कंट्री पेज अप टू 1/4 ऑफ इट्स कोटा। कोटा बोल दिया किसी को कि आपका जो कोटा है वो 80,000 रुपीज है। ऑन ज्वाइनिंग कंट्री को 1/4 उसको देना पड़ता है इन कोटा, ठीक है जी, इन फॉर्म ऑफ डॉलर, पाउंड एक्स्ट्रा और एसडीआर भी अभी देखेंगे। और रेस्ट उसको देना पड़ता है अपनी कंट्री में। आपको याद रखना अप टू क्वार्टर उसको देना पड़ता है जो उसके कोटा का होता है, वो डॉलर में, पाउंड या बाकी चीज में देना पड़ता है, और बाकी उसको देना पड़ता है अपनी खुद की करेंसी में। अभी क्या होता है, ये जो कोटा में डॉलर या पाउंड में उसने दिया, किसी कंट्री ने दिया जब उसने आईएमएफ को ज्वाइन किया, उस हिस्से को हम बोलते हैं, जो उसने फॉरेन करेंसी में दिया उस हिस्से को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसशे पोजीशन। उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसशे पोजीशन एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो रिवर्स ट्रांसशे पोजीशन इंडिया का है या किसी और कंट्री का आईएमएफ के पास है, वो उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा भी होता है। आप ऐसा समझिए, जितना ज्यादा किसी कंट्री का रिजर्व ट्रांसशे पोजीशन ज्यादा होगा उतना उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ज्यादा हो सकता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। सो मैं ये कहूंगा, अगर किसी कंट्री का 100 करोड़ जो है रिवर्स ट्रांसफर पोजीशन में है, सो वो जब अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिनेगा तो वो ये 100 जो करोड़ हैं जो उसने रिवर्स रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन में डाले हैं, वो इसको भी कैलकुलेट करेगा, वो इसको भी बोलेगा हाँ ये मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है।
सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ। कोटा समझो, हिस्सा, तो आईएमएफ ये डिपेंड करता है, ये सेट स्टैंडर्ड करता है कि इस पे क्या क्या चीज़ डिपेंड करती है। एक तो सब्सक्रिप्शन, ए मेंबर इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड टू आईएमएफ, कितना किसी कंट्री को आईएमएफ को देना है जब वो ज्वाइन करेगा। इसका वोटिंग पावर उसके कोटे पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग, कितना उसको पैसा मिलेगा जब ये कंट्री कल को किसी फाइनेंशियल मुसीबत में होगा। और इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी जो हमने यहाँ पे देखा था, वो भी डिपेंड करता है कि इस कंट्री में कितना कैपिटल आउटफ्लो होता है, कितना पैसा, कितने पैसे के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं एसडीआर पे। एसडीआर आईएमएफ में ही एक चीज होता है, तो देखते हैं। एसडीआर 1961 में क्रिएट किया गया। तो आईएमएफ, मैं कहता हूँ कि आईएमएफ लैंड्स इन इट्स ओन आर्टिफिशियल करेंसी यूनिट्स, जिन्हें हम एसडीआर कहते हैं। एसडीआर इज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। देखिए, एसडीआर को हम कहते हैं आर्टिफिशियल करेंसी, बट ये करेंसी नहीं होती। ऐसा समझो कि जो एसडीआर है, अगर मेरी कोई दुनिया है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि ये जो है, फॉर एग्जांपल मेरी करेंसी ये है, कुछ भी मैंने बोला ए इज माय करेंसी, तो ए के हिसाब से ही मैं डील करूंगा, ए में ही मैं डील करूंगा। सो आईएमएफ भी है, इसकी एक अपनी आर्टिफिशियल करेंसी होती है। आर्टिफिशियल मतलब ये असल में करेंसी होती नहीं है, ये हिस्से होते हैं। जैसे आपका हक है, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका 100 करोड़ है, मैं आपको बोलूंगा अगर एक एसडीआर इक्वल्स टू 1 करोड़, तो मैं आपको बोलूंगा जी आपके पास मेरे 100 एसडीआर है। देखिए, अगर किसी कंट्री को, दो कंट्रीज हैं ए और बी, और दोनों के पास एसडीआर है, लेकिन ए कंट्री को पैसे की जरूरत है, तो वो बी कंट्री को बोल सकता है आप मेरे एसडीआर ले लो, मुझे आप पैसा दे दो। सो बी कंट्री बोलेगा ठीक है, आप मुझे अपने एसडीआर दे दो, मैं आपको अपना जो है मैं आपको पैसे दे दूंगा जब तक आपका काम चल जाएगा। सो एसडीआर इज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। इंटरनेशनल रिजर्व एसेट मीन्स जैसे गोल्ड एक रिजर्व एसेट है, ऐसे ही एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। वैल्यू इसका एसडीआर का, इट इज बेस्ड ऑन 5 इंटरनेशनल करेंसीज, डॉलर, यूरो, यन, पाउंड और चाइनीज युआन। सो इन पे ये जो है एसडीआर का वैल्यू डिपेंड करता है। अभी एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर नेशनल करेंसी। जैसे मैंने अभी बोला कि कोई भी कंट्री है वो नेशनल करेंसी के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। दो कंट्रीज को जरूरत पड़ी तो ठीक है। अगर आईएमएफ में आप ये बोलेंगे कि नहीं, मैं आपको अपनी करेंसी दूंगा, आप मुझे अपनी एसडीआर वापस दे दीजिए, आप मुझे अपने एसडीआर दे दीजिए, वापस नहीं, क्योंकि एसडीआर असल में उन्हीं का होता है, आईएमएफ ने ही क्रिएट किया होता है आर्टिफिशियल करेंसी। तो यस, आपको मिल सकता है। एसडीआर आर नॉट ट्रेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में एसडीआर की डीलिंग नहीं होती। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट होल्ड एसडीआर। एसडीआर इज नॉट ए करेंसी और नॉट ए क्लेम ऑफ आईएमएफ। ये क्लेम नहीं है कि आप नहीं, आपका मेरा हिस्सा इतना है एसडीआर, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे इतना दे दो। सो आप एसडीआर से समझेंगे, जैसे मैंने बोला, आप समझेंगे कि एक जैसा आपका कोटा होता है, उसका अगर मैं हिस्सा बोलूं वो एसडीआर कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आईएमएफ विंडो लोन्स। मतलब आईएमएफ अगर दुनिया भर में विंडो ये देता है, लोन देता है, तो किस किस तरीके से देता है। पहला होता है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, पीजीआरएफ। इसमें क्या होता है, लो इनकम नेशंस को बोरो किया जाता है लो इनकम नेशंस के द्वारा एट कंसेशनल रेट अंडर पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। उसके बाद होता है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। अगर किसी कंट्री को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी तो वो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के अंडर जल्दी जल्दी पैसा ले सकता है। उसके बाद होता है फिक्स फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। इसका मकसद क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन को कहीं पे लगा किसी कंट्री को कि मेरे पास कोई फाइनेंशियल जो है क्राइसिस हो जाएगा, तो वो पहले ही बोलेगा मुझे पैसे दे दो। या क्राइसिस मिटिगेशन, कि अब कोई क्राइसिस आ गई इकोनॉमिक, लेकिन अब उसका असर कम करने के लिए, उन फैक्टर्स का असर कम करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन के अंडर आपको लोन मिलेगा। उसके बाद एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये एक लॉन्ग टर्म लोन होता है फ्रॉम आईएमएफ टू मेंबर कंट्रीज। उसके बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये लोन होता है नॉन कंसेशनल लोन जो आईएमएफ देता है। उसके बाद एक्सोजिनस शॉक फैसिलिटी, देखिए ये लो इनकम है, एलआईसी है, एलआईसी मीन्स लो इनकम कंट्रीज। अगर लो इनकम कंट्रीज को कोई, आप मान लीजिए कोई इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, तो जो लो इनकम कंट्रीज हो जाएंगी वो बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक रिजर्व्स ऑलरेडी कम होते हैं। तो अगर उनको पैसा चाहिए, वो आईएमएफ को फोन करेंगे कि एक्सोजिनस शॉक फैसिलिटी के अंडर हमें 400 करोड़ चाहिए या कुछ चाहिए, तो उनको मिल जाएगा। सो ये आपको याद रखना है, आईएमएफ लोन विंडोज
पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, एक है रैपिड रिडक्शन फैसिलिटी है, सॉरी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, फ्लेक्सिबल क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, स्टैंड बाय अरेंजमेंट और एक्सोजिनस शॉक फैसिलिटी। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड बैंक पे। जैसे हमने बोला था इट इमर्ज फ्रॉम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन में। अब ये जो ये है वर्ल्ड बैंक, इसकी 4 एजेंसियां हैं, 5 एजेंसियां हैं। कौन कौन सी, उसको हम देखेंगे। सो जैसे मैंने बोला था कि जो आईएमएफ था, आईएमएफ का मकसद, अगर हम पहली वाली स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने बोला था, देखिए IBIR जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक भी कहलाता है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद जो दुनिया है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। जो आईएमएफ है उसका मकसद था कि जो मॉनेटरी सिस्टम्स हैं दुनिया में उनको स्टेबिलिटी पहुंचाना। ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं, हम आगे बात करेंगे। देखिए पहला वाला जो है हमने पढ़ा, हमने देखा, उसमें जो जो चीजें हैं वो हमने देखी। अब आप इस पे एमसीक्यूज डेफिनेटली कर लेना, एमसीक्यूज कर लेना तो कुछ और पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं। ओके, आईएमएफ कोटास की हमने बात की, हमने एसडीआर की बात की, रिवर्स ट्रांसफर पोजीशन की बात की और आईएमएफ लोन विंडो की बात की। अभी वर्ल्ड बैंक इमर्जेड फ्रॉम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। 5 एजेंसियां इसके अंडर काम करती है। पहला, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आप इसका मकसद क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन रूरल डेवलपमेंट, मैंने पहले बोला था, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये वर्ल्ड बैंक को ही कहते हैं। तो आप ऐसा समझेंगे अभी वर्ल्ड बैंक के अंडर ये 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। पहला, IBRD का क्या होता है? लोन्स एट सॉफ्ट रेट्स टू मेंबर कंट्रीज। जो मिडिल इनकम कंट्रीज होती है उनको लोन दिया जाता है सॉफ्ट रेट्स पे। वो बोलेंगे 4%, बोलेंगे कोई नहीं, ले जाओ। ठीक है जी। उसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी आईएमएफ का, नॉट आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का एक एजेंसी होता है। इन्हीं को ये जब मिलती हैं ये 5 एजेंसियां तो हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। उसके बाद ये जो दूसरा होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इट हेल्प्स पुअरेस्ट कंट्रीज बाय लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स। जो सबसे पुअरेस्ट, सबसे गरीब से गरीब देश होते हैं, ये जो पहला वाला होता है उसमें होते हैं, इसमें होते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज, थोड़े से लो इनकम कंट्रीज, पुअर इनकम कंट्रीज जिन्हें क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में पुअरेस्ट कंट्रीज होती हैं, इनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलते हैं। और ये काम कहाँ करते हैं? एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ, वाटर, एनवायरनमेंट की। अगर किसी को, किसी भी कंट्री उसको एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए तो हाँ, अंडर IDA उसकी हेल्प करेगा। ये पुअरेस्ट कंट्री है, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कंट्री का वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। उसके बाद एनवायरनमेंट, इन चीज़ों को, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की फैसिलिटीज को दे देना। सो इन चीज़ों में ये काम करेगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसके बाद है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग नेशंस टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मीगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, ये एक्ट नहीं है। ओके, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, ये जो ये इंस्टीट्यूशन है, ये एजेंसी है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये प्रमोट करती है एफडीआई इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय इंश्योरिंग इन्वेस्टर्स अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। देखिए क्या होता है, अगर मैं किसी कंट्री को बोलूंगा कि आप सोमालिया में इन्वेस्ट करो तो वो नहीं मानेगा। क्यों? अगर मैं किसी प्राइवेट प्लेयर को, मुकेश अंबानी या रिलायंस को बोलेंगे आप इंश्योरेंस, आप जी इन्वेस्ट करो, आप सोमालिया में जाके इन्वेस्ट करोगे, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है वो कंट्री है, वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और वहां पे कुछ भी हो सकता है। सो अगर IMF का ये एजेंसी जो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट, जो मीगा जिसे कहते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये रिलायंस को बोलेगा मैं आपको इंश्योर करता हूं, जो आपका पैसा है उसको मैं इंश्योर करता हूं अगेन। नो, लेकिन हाँ, इंश्योरेंस में आपको ऐसा दूंगा कि अगर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन आपका पैसा यहाँ पे अगर आपका पैसा यहाँ पे बंद हो गया या खत्म हो गया तो मैं आपको ये पैसे दे दूंगा। लेकिन नॉन कमर्शियल रिस्क यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। आई मीन सॉरी, यहाँ पे कमर्शियल रिस्क इंक्लूड नहीं होती, नॉन कमर्शियल रिस्क जो होता है वो इंक्लूड होता है। कमर्शियल रिस्क मींस कि अगर उसका बिजनेस का फेलियर हो गया तो वो नहीं होगा, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होगा। लेकिन जो मीगा है ये आपको नॉन कमर्शियल रिस्क, कंट्री में हालात खराब हो गया, आपका बिजनेस डूब गया, तो आपको वो जो पैसा है वो
आपको मिल जाएगा। सो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मीगा जो है इसमें होता ये है कि जो एजेंसियां, दुनिया भर की एजेंसियां, दुनिया भर के जो कॉरपोरेट्स हैं, वो किसी गरीब मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें डर है उनका पैसा खत्म हो जाएगा। तो मीगा आता है, ये बोलता है भाई लगा लो पैसा, कुछ भी हो जाएगा, मैं आपको पैसा दे दूंगा, मैं इंश्योर करता हूं, मैं इंश्योरेंस देता हूं आपको अपने पैसे का, लेकिन मैं आपकी कमर्शियल रिस्क को इंश्योर नहीं करूंगा कि आपको बिजनेस नहीं करना आया फिर आपका पैसा वहां पे बंद हो जाएगा, आपका घाटा हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन आपका पैसा अगर इस रीजन की वजह से वहां पे खत्म हो जाता है कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, जंग हो गई या कुछ और हो गया, तो मैं दे दूंगा। सो मीगा का वो रूल है। उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। सो इसमें कुछ भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो कुछ हद तक यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं WTO, दैट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। पहले क्या होता था, गैट होता था, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, 1947 में जो बना था। इसका मकसद था टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करना। टैरिफ बैरियर्स हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इसका जो हेड क्वार्टर है WTO का वो वो है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में, और ये 1995 में, पहले गैट था, उसके बाद गैट की थोड़ा सा उसमें चेंज आ गई तो हमारे पास आ गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अभी जो DG है रॉबर्टो एजीवीडो उनका नाम है। देखो हमने जो पहली बात की थी, जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस था, वहां पे जहां पे वर्ल्ड बैंक और IMF बन गए थे, उसका एम था, वो चाहते थे कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी हमें कोई क्रिएट करनी है, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं कर पाए थे बिकॉज उसमें कुछ चीजें आ गई थी, कुछ मेंबर्स के ऑब्जेक्शन थी। सो 1947 में इंडिया ने गैट को ज्वाइन किया था। इंडिया इज अ मेंबर सिंस 1948। चाइना 2001 से मेंबर है और रशिया 2012 से। अभी हम देखते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। देखिए, पहला टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट ट्रेड रूल्स बनाना, कि फॉर एग्जांपल कि आप जी सारे दुनिया में सबको टैरिफ बैरियर्स कम करने हैं, वो बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करना। टू मॉनिटर वर्ल्ड ट्रेड पर नजर रखना, ये इंश्योर करना कि वर्ल्ड ट्रेड बढ़ना चाहिए और कैसे बढ़ेगा। टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं दो कंट्रीज में, तो हाँ वहां पे उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि इनकी एक एजेंसी होती है जिसका काम ही होता है, जब भी कोई वर्ल्ड में ट्रेड में ऑन द बेस ऑफ ट्रेड किसी भी दो कंट्रीज में कोई डिफरेंस क्रिएट हो जाती है तो वो जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म इनका होता है वहां पे चले जाते हैं। उसके बाद टू असिस्ट low developed countries and economies in transit to adjust to world trade organization rules। अब मान लो कि कोई लो डेवलप्ड कंट्री, उसके पास उतना है ही नहीं पैसा कि वो अपने टैरिफ बैरियर या बाकी चीज कम करे, तो उसको थोड़ा सा फंड करेंगे। या इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, जैसे आप मान लीजिए टर्की जैसी कंट्री है, मतलब ये तरक्की बहुत अच्छी डेवलप्ड होती है लेकिन अभी डेवलप्ड फुल्ली नहीं होती, ठीक है। सो EIT में आपकी एग्जांपल है जैसे टर्की है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए पहला इसको जो टॉप मोस्ट डिसीजन बॉडी होता है उसको हम बोलते हैं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो 2 साल बाद मिलती है। उसके बाद जनरल काउंसिल का काम क्या होता है, टू कैरी डे टू डे फंक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ WTO की, वहां पे जो दिन ब दिन काम होता है फाइलों का वो करता है जनरल काउंसिल। उसके बाद कुछ और बॉडीज होती है यहाँ पे, जैसे गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। और यही डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की मैं बात कर रहा था कि दुनिया में कहीं पे भी जब भी डिस्प्यूट हो जाता है ट्रेड के रिगार्डिंग, तो वो दो कंट्रीज वो चली जाती हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो WTO का होता है। अभी हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जो उसूल होते हैं जिन पे WTO काम करता है। पहला होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर मैं हूं इंडिया में, मैं हिंदुस्तानी हूं, तो मैं अगर बिजनेस करता हूं या मैं यहाँ का लीडर हूं तो मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा कि चाइना का प्रोडक्ट आया तो नहीं, इसको किसी तरीके से हम खराब करें, इसको किसी तरीके से कुछ हम इंश्योर करें कि ये ना बिके। वो होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मुझे ट्रीट करने हैं सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे। उसके बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन, देखिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी नेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, इसका मतलब होता है ऑल नेशन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नो फेवर और नो मोस्ट फेवर इन रियलिटी। ये मैंने खुद से ही लिखा है कि नो फेवर और नो मोस्ट फेवर, यहाँ पे कोई मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं होता, सारे एक जैसे होते हैं। ऑल नेशंस शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कहने का मतलब ऑल नेशंस आर फेवर्ड, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पे कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है ये सब नेशंस पे लगना चाहिए कि सब नेशंस मेरे मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं। उसके बाद नेशनल ट्रीटमेंट, उसमें ये आता है कि अगर चाइना से भी कोई प्रोडक्ट आया और इंडिया से भी मुझे प्रोडक्ट आया कोई, सो मुझे इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट को एक जैसे ट्रीट करना है, दैट इज नेशनल ट्रीटमेंट। उसके बाद रेसिप्रोसिटी, कि अगर कोई कंट्री है
उसने मेरे प्रोडक्ट के साथ मेरा कोई प्रोडक्ट गया, उसने टैरिफ वहाँ पे हटा दिए तो मैं भी टैरिफ कम करूंगा, उसने 2% टैरिफ कम करे तो मैं भी 2% कम करूंगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि दुनिया में जितना भी काम होता है ट्रेड के रिगार्डिंग उसमें एक शफाफ तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखना, चोरी छुपे कुछ नहीं करना। ओके, अभी है इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का एम है रिफॉर्मिंग ऑफ एग्रीकल्चर विद फेयर एंड मार्केट ड्रिवन सिस्टम्स, की एग्रीकल्चर को इस सिस्टम पे ले जाया जाए सो दैट ये मार्केट ड्रिवन डिमांड एंड सप्लाई वाली कंडीशंस पे आ जाए। Agreement allows nations to support their rural economies, but only if it causes low trade distortion. कहने का मतलब कि हाँ, जो दुनिया में जो इकोनॉमीज हैं, कंट्रीज हैं, वो अपनी जो उनका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें मदद करें, लेकिन इतनी ज्यादा मदद भी ना करे कि उससे ट्रेड डिस्टॉर्शन हो। ट्रेड डिस्टॉर्शन का मतलब आप ऐसा समझो कि हमने 100% सब्सिडी दी खाद पे, लेबर पे, सब पे। फिर हमने बनाया राइस का 1 क्विंटल। जिस किसान ने ये बनाया उसको आप समझो 1 क्विंटल राइस को बनाने में उसको लगते हैं 500। अब उसको हमने सारी सब्सिडी दी, उसको सिर्फ लगा 100 रुपए। 100 रुपए उसका लगा, वो 200 रुपए में, 300 रुपए में भी राइस का 1 क्विंटल बेचेगा तब भी उसको फायदा है। अब यही राइस जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, जो चाइना का होगा या यूएसए का होगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई सब्सिडी नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल वो भी देते हैं, अदरवाइज अगर उन्होंने कोई सब्सिडी नहीं दी तो क्या होगा, उनका जो राइस है उसमें मिनिमम उनका खर्चा ही होगा 1200, और यहां से इंडिया वाला बोलेगा 200। सो 200 की ज्यादा डिमांड होगी, 1000 की कम डिमांड होगी। सो इसलिए एग्रीमेंट ऐसा किया जाता है कि जो ट्रेड डिस्टॉर्शंस होते हैं, ट्रेड डिस्टॉर्शन यही हुआ कि 1000 का अभी उसका कॉस्ट है, हमारा कम है, तो इन ट्रेड डिस्टॉर्शंस को कम करना। दिस एग्रीमेंट हैज फिक्स्ड कमिटमेंट्स फॉर ऑल मेंबर स्टेट्स एंड फॉलोज 3 एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स। 3 एग्रीकल्चर एस्पेक्ट इसमें आते हैं। पहला वाला इम्प्रूव मार्केट एक्सेस, मतलब कि अपना जो मार्केट है उसको एक्सेसिबल बनाओ, कि मैं चाहूं कि मैं बाहर का कोई प्रोडक्ट आएगा यूएसए को, मैं उसको बिकने ना दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मार्केट एक्सेस जो इम्प्रूव करना है, मुझे जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम करना है उस यूएसए के प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद डोमेस्टिक सब्सिडीज। डोमेस्टिक सब्सिडीज के अंडर हम क्या बात कर रहे हैं, हम करते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में हम कुछ चीज़ों को देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें हो रही है। उसके बाद डोमेस्टिक सब्सिडीज। देखिए, WTO बोलता है कि आप जो डोमेस्टिक सब्सिडीज हैं उनको आप कम कर लीजिए, क्योंकि इससे ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बोली। अब जो है, जैसे ये बोलता है कि आप ग्रीन सब्सिडीज जितनी मर्जी है दे दो। ग्रीन सब्सिडीज में सब्सिडीज दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और कॉज मिनिमल ट्रेड डिस्टॉर्शन। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सर्विसेज, रिसर्च, डिजीज कंट्रोल, कि आपने पेस्ट कंट्रोल कराया, आपने रिसर्च किया कि जो कंट्री है इंडिया है, इसमें जो क्रॉप की डिजीज है वो कैसे कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उससे किसान को फायदा मिला, लेकिन इससे कोई ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होगा। उसके बाद होता है ग्रीन बॉक्स, तो आया आपको समझ, आई गेस। उसके बाद एम्बर बॉक्स होता है डिस्टॉर्ट ट्रेड। इसकी वजह से क्या हो, कोई जो कंट्री अगर वो एम्बर बॉक्स की सब्सिडीज देगा, कोई ग्रीन बॉक्स की सब्सिडीज देगा, उससे कुछ नहीं होगा। कोई एम्बर बॉक्स की सब्सिडी देगा, उससे होता है डिस्टॉर्ट्स ट्रेड बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ए कंट्री चीपर इन कंपैरिजन टू सेम प्रोडक्ट्स इन अनदर कंट्री। कि हमने फॉर एग्जांपल, वही मैं बोलूँ, हमने इलेक्ट्रिसिटी बाकी सारी चीजें दे दी, तो क्या हो गया, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो गया। सो इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेगा। उसके बाद हम करते हैं बात ब्लू बॉक्स सब्सिडीज की। दीज आर सिमिलर टू एम्बर बॉक्स सब्सिडीज बट टेंड टू लिमिट प्रोडक्शन। आपको आगे समझ आ रहा हो, मैं कह रहा हूँ सिमिलर है, जैसे एम्बर बॉक्स सब्सिडीज है ऐसे ये सब्सिडीज भी होती हैं, बट इनकी वजह से क्या होता है, दे टेंड टू लिमिट प्रोडक्शन। वो कैसे, फॉर एग्जांपल सब्सिडी ऑन MSP विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर हमने बोला कि हम आपको MSP पे ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देंगे, जितना अगर आप 100 क्विंटल प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे 1000, अगर आपको 200 क्विंटल प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे 2000। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर आपने जितना ज्यादा प्रोडक्शन किया, विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन जो है आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी मिल जाती है। अगर इफ सब्सिडी गिवन एज पर एरिया इट वुड नॉट इंक्रीज। अगर मैं आपको ऑन द अदर हैंड बोलूं, मैंने क्या बोला, मैं कह रहा हूं कि ये सिमिलर है, जैसे एम्बर बॉक्स की सब्सिडी है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है, ये भी ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है। ओके, लेकिन यहां पे क्या होता है, बट टेंड्स टू लिमिट प्रोडक्शन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सब्सिडी अगर हम इस हिसाब से देते हैं कि जी MSP हम आपको देंगे कि
जितना ज़्यादा आप 200 क्विंटल प्रोड्यूस करोगे हम आपको 2,000 रुपये सब्सिडी देंगे, आप 400 क्विंटल करोगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देंगे। सो अगर मैं यही सब्सिडी देता, मैं बोलता कि एक कनाल ज़मीन पे हम देंगे 400 रुपये सब्सिडी, चाहे आपकी प्रोडक्शन कितनी भी होती, कोई जो है सब्सिडीज पे फर्क नहीं होता। सो ये वाला जो सारा हिस्सा आता है, ये वाला जो सारा सेक्शन आता है सब्सिडीज का, विच टेंड टू लिमिट प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। उसके बाद आता है एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।